फैशन मैगजीन्स भले सालों पुरानी हो, लेकिन इसके पन्नों में कैद खूबसूरती वैसी की वैसी ही रहती है। आप सोच रहे होंगे कि FIR कॉपीज और क्राइम के दस्तावेज देखने वाला मैं आज ये फैशन मैगजीन क्यों? वो एक्चुअली निवेदित She used to like these. खूबसूरती बड़ी अजीब चीज होती है, both constructive and destructive. एक दो डिस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि कई बार यह जुर्म की वजह भी बन जाती हैं। मर्द और औरत एक दूसरे को अपने अपने पैरामीटर्स पे जज करते हैं। ये स्टोव क्यों नहीं चल रहा? सिलेंडर में गैस भी है या नहीं? जल गया। हाँ, तो जिक्र चल रहा था खूबसूरती का। वैसे तो कहा जाता है कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, बट खूबसूरती को हमेशा सही नजर मिले यह जरूरी नहीं। किसी खूबसूरत औरत पर नजर पड़ना, उसके खूबसूरती की तारीफ करना, किसी सॉन्ग के जरिए, किसी शेर के जरिए, कविताएं, कहानियां, सब कुछ लिखा गया है खूबसूरती को बयां करने के लिए। मगर किसी पे नजर पड़ना और उस पे बुरी नजर रखना, दोनों में फर्क होता है। एक राइटर हुए थे पुराने जमाने में, सादत हसन मंटो। तो मंटोयत कहती है कि आप दुनिया की तमाम औरतों को बुर्खा पहना दें, फिर भी हिसाब तो आपको अपनी आंखों का ही देना होगा। हिसाब कौन देता है? ये हिसाब नजर कोई और रखता है और हिसाब कोई और चुकाता है। आयशा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। आइए, जब तक किचन में मैं अपना डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा हूं, तब तक आप भी डिस्ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस को समझिए। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 17 नवंबर 2009, हैदराबाद। इस खूबसूरत शहर की शान चार मीनार के पास में ही ईरानी गली के एक मोहल्ले में आयशा शादी करके आई थी। उसकी पूरी जिंदगी मुंबई के कुर्ला में बीती थी, लेकिन उसको हैदराबाद बेहद पसंद आ चुका था। उसका खाविंद यानी कि हस्बैंड खालिद एक ज्वेलरी स्टोर पे सेल्समैन था। कमाई ठीक ठाक थी और नई नई शादी के बाद अपना एक आशियाना, एक ख्वाब जैसा लगता है। लेकिन 2 महीने पहले आयशा की सास और ननद आ गए थे। तब से थोड़ी परेशानी होने लगी थी। दोनों ही बहुत अजीब थी। अक्सर छोटी छोटी बातों पे तू मैं होने लगती थी, लेकिन आयशा ने भी थोड़े दिन की झंझट समझ के इग्नोर करना ही बेहतर समझा। आयशा को उम्मीद थी कि दोनों ही जल्दी चली जाएंगी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उनके जाने से पहले उसका खुद का नंबर आ जाएगा। पुलिस स्टेशन का फोन बजा एक बुरी खबर लिए। हेलो, मैं ईरानी गली से बोल रहा हूँ साहब, इधर को आग लगी है। एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। आनन फानन में फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां उस तंग गली में आ पहुंची। घर के आसपास काफी भीड़ जमा थी। घनी आबादी वाले इस इलाके में फायर ब्रिगेड को घुसने में भी काफी दिक्कत हुई। ब्लास्ट की वजह से आग तो लगी थी, लेकिन ज्यादा फैली नहीं। थोड़ी ही देर में आग पे काबू पा लिया गया। पुलिस ने बाहर के लोहे का गेट तोड़ा और घर के अंदर गई। किचन के पास एक अधजली लाश पड़ी थी। आयशा की लाश, उम्र 26 साल। थोड़ी ही देर में उसका हस्बैंड खालिद बदहवास सा घर में दाखिल हुआ। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। घर जल चुका था और बीवी मर चुकी थी, मगर वो तो किसी और के लिए भी रोया जा रहा था। अम्मी किधर? तो भी है अम्मी किधर है? अम्मी किधर? तो भी है मेरी अम्मी। निदा किधर है? निदा, अरे कोई मेरे को बताओ, मेरी अम्मी और निदा खैरियत से? अम्मी निदा, अम्मी। खालिद की अम्मी और बहन निदा गायब थे। हालांकि खालिद के हिसाब से वो दोनों घर पे ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? घर अंदर से बंद था और घर के अंदर और कोई लाश नहीं मिली।
हो सकता है कि दोनों ने आग से बचने के लिए घर से निकलने की कोशिश की हो, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद। हाउ इज दिस पॉसिबल? पुलिस ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। छत का दरवाजा भी अंदर से बंद था। तो फिर खालिद की मां और बहन आखिर गए कहां? पुलिस ने उनकी तलाश भी शुरू कर दी। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी बुला लिए थे, जिन्होंने एक अजीब सी बात बताई। गैस का पाइप फटा नहीं था, बल्कि उसे काटा गया था। अब तक ये पूरा इंसिडेंट एक एक्सीडेंट की तरह लग रहा था, लेकिन अब इसमें साजिश की बू आने लगी। ऊपर से 2 लोग घर से मिसिंग। ये इस कहानी की मिस्ट्री को और गहरा कर रहा था। पुलिस ने सारे सबूत जमा किए और घर को सील कर दिया। शिट। कहानी सुनाने के चक्कर ये ऑमलेट थोड़ा जल गया है, लेकिन खाया जा सकता है। एनीवे, आयशा की जली हुई लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट का पुलिस को बेसब्री से इंतजार था। तब तक पुलिस ने खालिद की अम्मी और बहन निदा की तलाश जारी रखी। जल्द ही उनका पता भी चल गया। खालिद ने खुद उनको थाने आके बताया। साहब अम्मी और निदा का पता चल गया साहब। वो 2 भी औरंगाबाद में खाला के घर को होते। क्या है कि साहब उस दिन सुबह को अम्मी और आयशा के बीच कुछ तो भी किरकिरी हुई थी साहब। कोई तो भी झगड़ा हुआ था। उसी वास्ते गुस्से में हमारी अम्मी बिना मेरे को बताए घर छोड़ के चल दिए। अरे अच्छा ही हुआ ना साहब, नहीं तो उन्हें भी हमारी आयशा की पुलिस ने आयशा और उसकी सास के रिश्ते की भी अच्छे से पड़ताल करी। सिर्फ खालिद ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस के लोगों के बयान भी लिए गए। घर में चलने वाली रोज की बहस का इल्म पड़ोसियों को तो सबसे पहले पड़ जाता है। मजा आता है उन्हें दूसरों के मसलों में। मेरे पड़ोसी भी ऐसे ही थे मतलब अब भी हैं, लेकिन मुझे खैर। पुलिस इस हादसे को साजिश की नजर से देख रही थी। गैस का पाइप काटने का मतलब है कि कोई चाहता था कि आयशा की मौत हो। कोई ऐसा जो उसके दिन भर के स्केड्यूल को जानता हो कि वो कब खाना बनाती है, कब किचन में जाएगी। शक के घेरे में आयशा की सास भी थी और उसकी ननद निदा भी। 2 दिन बाद ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई। बॉडी काफी जल चुकी थी और उसमें आयशा के साथ किसी भी तरह की मार पीट का जिक्र नहीं था। किसी मेजर इंजरी के निशान नहीं थे, लेकिन हाँ, उसकी कुछ चूड़ियां फर्श पर बिखरी हुई मिली थी। मौत की वजह दम घुटना ही लिखा था, लेकिन मौत के टाइम और मदर इन लॉ के जाने के टाइम में 2 घंटे का गैप था। अगर आयशा की मदर इन लॉ ने साजिशन गैस का पाइप काटा भी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 घंटे तक एलपीजी की बू आयशा को आई नहीं? पुलिस अब इस केस के दूसरे पहलू भी तलाश कर रही थी, जैसे डाउरी की डिमांड, और इसके लिए आयशा के पेरेंट्स से बातें भी शुरू की गई। दूसरी तरफ जब खालिद को पता चला कि पुलिस उसकी मां और बहन को सस्पेक्ट मान रही है, तो उसने भी उन्हें बचाना चाहा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता कि आयशा ने खुद ही अपनी जान ले ली हो। वो ऐसी बोलती रहती कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाती हूँ बोल के। मैं उसको कितनी बार बोला है सर नक्को बोलो, लेकिन लगता है वो समझी नहीं। पुलिस ने भी सुसाइड की थ्योरी से इनकार नहीं किया। आयशा पिछले 2 महीनों से चिड़चिड़ी हो गई थी। ये बात तो पड़ोस के लोगों ने भी बताई थी, लेकिन खालिद का यह बयान पहले नहीं आया था। मुमकिन है कि वो अपनी मां और बहन को बचा रहा हो। आयशा और उसकी मदर इन लॉ के बीच की टेंशन शायद दहेज की मांग की वजह से ही हो रही थी, और कॉमनली दहेज के लिए जलाई गई दुल्हनों में आयशा का नाम भी शामिल हो सकता था। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए सबूत चाहिए था। रही बात सुसाइड की, तो आयशा के पास सुसाइड के और भी तरीके थे। फिर वो इतना दर्दनाक रास्ता क्यों चुनेगी? पुलिस के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, और जब सवालों के जवाब ना हो तो पुलिस अक्सर क्राइम सीन पर दोबारा छानबीन करने जाती है। आयशा की मौत में एक बात साफ थी कि किसी ने गैस का पाइप काटा था।
या तो आयशा ने खुद, या उसकी सास और ननद ने, या फिर किसी और ने। लेकिन घर तो अंदर से बंद था। फायर ब्रिगेड खुद दरवाजा तोड़कर अंदर आई थी। दूसरा रास्ता छत से था, पर छत का दरवाजा भी अंदर से बंद था। फिर भी पुलिस ने छत का दरवाजा खोल के छत का जायजा लिया। घनी बस्ती होने की वजह से अगल बगल के कई मकान काफी करीब थे। कोई भी आसानी से छत पे आ जा सकता था, लेकिन घर में घुसना मुमकिन नहीं था। पर तभी पुलिस की नजर छत पे लगी ग्रिल पे पड़ी। ये लोहे का जाल अक्सर घरों में वेंटिलेशन और धूप के लिए डाला जाता है। उस मोहल्ले के घरों में यह काफी कॉमन था। खालिद की छत पर लगे इस ग्रिल में वेल्डिंग के निशान थे, जैसे कुछ दिन पहले ही वेल्डिंग की गई हो। जब पुलिस ने खालिद से पूछा तो उसने ऐसी किसी भी वेल्डिंग होने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलवाया और उन्होंने बताया कि वेल्डिंग 3-4 दिन पहले ही हुई है, यानी कि आयशा की मौत के बाद। बात साफ थी कि यह काम क्राइम सीन पर आके किसी ऐसे इंसान ने किया है जो गैस वेल्डिंग में काफी माहिर भी है, क्योंकि घनी आबादी के बीच चुपचाप वेल्डिंग करके निकल जाना तभी मुमकिन है जब यह काम जल्दी किया जाए, और जल्दी के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। पुलिस ने उस एरिया के सारे गैस वेल्डर्स की इंफॉर्मेशन निकाली और सबसे पहले हाथ आया खालिद का पड़ोसी जावेद मिस्त्री। साहब, मेरे को क्या पता साहब, वो दिन तो मैं दुकान पे था। पुलिस ने जावेद के घर की तलाशी भी ली। उसके पास पोर्टेबल वेल्डिंग और कटर मशीन भी मिली, लेकिन जावेद का कहना था कि ये तो उसके काम के औजार हैं। पर पुलिस को तभी एक अहम सुराग मिला। सुराग भी क्या, बल्कि एक अहम जगह, एक अहम स्पॉट। जावेद का घर खालिद के घर के बिल्कुल बराबर में था और उसकी छत से खालिद के घर का बाथरूम साफ नजर आता था, ठीक उस छत पे लगी ग्रिल के जरिए। पुलिस ने जब यह देखा तो जावेद पे शक और बढ़ गया। अब पुलिस इस केस को एक सेक्सुअल प्रेडेटर की नजर से देख रही थी। आयशा के कपड़ों को फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया और जावेद का डीएनए सैंपल भी लिया गया, और रिपोर्ट आते ही कंफर्म हुआ कि क्राइम सीन से मिली आयशा की टूटी हुई चूड़ियों पे जो खून लगा था वो जावेद का ही था। पुलिस ने तुरंत जावेद को उठा लिया और 2-3 घंटे की मेहनत लगी जावेद को तोड़ने में। साहब, नको मारू साहब, साहब नको मारू साहब, मेरे को पसंद आ गई थी साहब जब से उन्हें शादी करके इधर आए। फिर एक दिन छत से उसको भाई बाथरूम में देख लिया साहब। नजर और नियत दो भी बिगड़ गए। मैं पोटली से बोल डाला, उन्हें बोली हौला है क्या, नाच पिटे। गुस्सा आया मेरे को साहब, और जब भी उसकी सास और ननंद आए ना, उन्हें छत पे आना भी बंद कर दिए थे साहब। वो दिन उसकी सास और ननंद झगड़ा करके निकली तो मेरे को मौका मिल गया साहब, मैं उसके घर को चला गया। जावेद ने पुलिस को बताया कि जब वो आयशा से बात करने गया तो उसने उसके मुंह पर थूक दिया, और जब जावेद ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो चिल्लाने लगी। इस जोर जबरदस्ती में आयशा की चूड़ियां टूट गई। जावेद डर के भाग गया, लेकिन उसे पता था कि खालिद के आते ही आयशा सब कुछ बता देगी, इसलिए उसने कुछ ही देर बाद अपनी गैस कटर मशीन से छत पर लगी ग्रिल को काटना शुरू किया और घर में घुस गया। आयशा उस वक्त बाथरूम में थी। जावेद ने चुपचाप गैस का पाइप काटा और वापस उसी ग्रिल के रास्ते बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में ब्लास्ट हुआ और आयशा। जब पुलिस ने घर को सील कर दिया, उसने उसी रात छुपकर ग्रिल की वेल्डिंग कर दी ताकि किसी को कोई शक ना हो। पर वही उसके पकड़े जाने की वजह बनी, लेकिन असली वजह थी वो नजर, वो बुरी नजर जो उसने आयशा पे डाली हुई थी। वो नजर जो एक मर्द को औरत की इज्जत लेने, यहां तक कि उसकी जान लेने पर भी आमादा कर देती है।
जावेद ने आयशा को कई बार परेशान भी किया था, लेकिन आयशा ने न जाने किस वजह से खालिद को कभी कुछ नहीं बताया। शायद अगर वो बता देती तो ये नौबत ना आती। जावेद को उसके किए की सजा तो मिल जाएगी, लेकिन खालिद की बसी बसाई दुनिया के उजड़ जाने का हिसाब कौन देगा? आयशा ने किसी की बुरी नजर की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। सच तो यह है कि इस दुनिया में सिर्फ सजा मिल सकती है, हिसाब नहीं। क्या इसमें कसूर किसी की खूबसूरती का है या किसी के नजर का? यह फैसला आप लोग अपनी छोटी सोच से करते रहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो खूबसूरती और नजर दोनों ही इस दुनिया से खत्म हो जाने चाहिए। और जैसा कि होता है, हर चेंज की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। ये सारे फैशन मैगजीन्स, ये पोस्टर, ये मेकअप किट, ये तस्वीरें, ये यादें, सब कुछ खत्म होना चाहिए। लाइटर तो साला कभी मिलता नहीं। गैस स्टोव, पता नहीं गैस सिलेंडर में गैस बची है या नहीं। मैं इसे ये वेल्डिंग मशीन कब काम आएगी? इससे भी तो चिंगारियां निकलती है ना। सब कुछ जला के खाक करने के लिए काफी है। सब जल जाएगा। लेकिन काश जुर्म की कहानी अभी जल जाती। मेरे जहन में दर्ज हर कहानी